हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर फाइन। बच्चों, आज हमारे इम्पोर्टेंट डेरिवेशन सीरीज का पार्ट 2 हम लोग रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग चैप्टर 3 केटीजी और चैप्टर 4 थर्मोडायनेमिक्स के इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस देखेंगे। ठीक है ना, आइए इसको शुरू करें। तो चैप्टर जो 3 है हमारा केटीजी और चैप्टर 4, इसमें से कौन कौन से डेरिवेशंस हम लोग देखेंगे आपको बता देता हूं मैं। तो इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन सीरीज इसका पार्ट 2 है आज। इसमें सबसे पहले हम लोग जो है प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस लास्ट लेक्चर में अधूरा रह गया था। एक्चुअली फ़ोन से रिकॉर्ड करता हूँ मैं, तो चार्जिंग ख़त्म हो गई थी फ़ोन की, तो रिकॉर्ड करते करते में ही बंद हो गया था फ़ोन। तो इस वजह से उसको पूरा वापस से कराऊंगा। प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि CRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी का डेरिवेशन कई मरतबा आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। बॉयल्स लॉ आता है, बॉयल्स लॉ का प्रूफ पूछते हैं वो लोग। और इसके अलावा वो लोग पूछते हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, ये पूछा जाता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन काइनेटिक थ्योरी। और इसके अलावा फिर आपका स्पेसिफिक हीट के बारे में पूछा जाता है कि मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक के लिए कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस। और मेयर्स रिलेशन एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और किरचॉफ का लॉ। और फिर वहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग देखेंगे कि भाई हमारा वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस जो पेपर में आया है रिसेंटली, आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन डिराइव करो और एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन डिराइव करो। तो इन डेरिवेशंस को आज हम लोग देखेंगे। आइए, तो सबसे पहले डेरिवेशन से शुरू करते हैं। फिर से वापस से करा देता हूं मैं, जो आधा रह गया था फिर से शुरू करते हैं। प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, एक आइडियल गैस का हम लोगों को प्रेशर निकालना है। प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है ना। तो आप लोगों को ध्यान होगा कि हम लोग क्या करते हैं। हम लोग सबसे पहले एक क्यूब कंसिडर करते हैं। उस क्यूब के अंदर हम लोग n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मान लेते हैं, स्मॉल m मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल मान लेते हैं, है ना। इस वॉल को शेडेड वॉल कह देते हैं। इस वॉल पे आकर के एक मॉलिक्यूल जो c वेलोसिटी से चल रहा था, जिसके x डायरेक्शन में u1 वेलोसिटी थी, y डायरेक्शन में v1 और z डायरेक्शन में w1 वेलोसिटी थी, वो जाकर के इसको टक्कर मारता है। मैं इस डायरेक्शन को x मानता हूँ, इसको y मानता हूँ और इसको z मानता हूँ। यहाँ बता दिया आपको मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरीके से लिया हुआ है, मतलब z बाहर की तरफ है। तो जो मॉलिक्यूल है वो x डायरेक्शन में शेडेड वॉल की तरफ जा रहा है। तो अगर हम लोग इसकी वेलोसिटी लिखेंगे सबसे पहले पॉइंट में, तो c बार क्या होगा, वो होगा u1 i कैप प्लस v1 j कैप प्लस w1 k कैप। ये इसका सबसे पहला अपना क्या है, इसका ये वेलोसिटी है। इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे तो आई होप आपको आता होगा, है ना। कैसे लिखते हैं मैग्नीट्यूड, c इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर, ऐसे इसका मैग्नीट्यूड लिखा जा सकता है। ये किसकी वेलोसिटी है, पार्टिकल 1 की वेलोसिटी, मॉलिक्यूल 1 की वेलोसिटी है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब जो है इसके बाद समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली हमको करना क्या है। बच्चों, हमको निकालना है प्रेशर। सीक्वेंस समझ लो डेरिवेशन का, हमको निकालना है प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स का फॉर्मूला होता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, और ये 1 अपॉन एरिया इधर है। यानी बेसिकली अगर मुझे क्या करना है, डेल्टा पी मतलब ये है मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो अगर मुझे प्रेशर निकालना है तो मुझे पहले फोर्स निकालना पड़ेगा। एरिया तो मुझे पता है, शेडेड वॉल का एरिया लूंगा मैं, है ना। तो पहले मुझे फोर्स निकालना पड़ेगा, और फोर्स का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, और ये इस सीक्वेंस पे जाना है हम लोग को, ठीक है ना। चलो भी, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहला काम ये करते हैं कि जब ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ऐसे टक्कर खा के जब वो रिटर्न आता है ना, पार्टिकल जब ऐसे जा रहा है, इस तरीके से पार्टिकल जा रहा है, x डायरेक्शन की वेलोसिटी, z डायरेक्शन की वेलोसिटी और y डायरेक्शन की वेलोसिटी। पार्टिकल ऐसे जाता है, ऐसे टक्कर खा के जब वो रिटर्न आता है तो वो ऐसे ही रहता है, इस तरीके से जाता है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो जाने वाली वेलोसिटी और आने वाली वेलोसिटी में सिर्फ x कंपोनेंट चेंज हुआ है, z कंपोनेंट और y कंपोनेंट अब भी जाते टाइम भी इधर ही है, आते टाइम भी इधर ही है। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूं मैं। इस वजह से मैं चेंज इन x कंपोनेंट लूंगा, क्योंकि y और z कंपोनेंट तो वैसे ही है। बात समझ आई, क्योंकि वो x डायरेक्शन में चला इस तरीके से। चलो भाई, तो ये समझ में आ रही है बात। तो बेसिकली मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों कि जब ये वहां जाकर के s वाले शेडेड वॉल को टक्कर मारेगा तो इसकी जाते टाइम वेलोसिटी u1 होगी, और आते टाइम हम मानते हैं कि इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो टक्कर खा के जब वो रिटर्न आएगा तो u1 स्पीड से तो आएगा,
लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल जाएगा। तो देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल अगर हम लोग निकालेंगे तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करना पड़ेगा। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, m इंटू माइनस u1, और ये माइनस अपनी जगह पर, और इनिशियल मोमेंटम होगा m इंटू u1। तो माइनस m u1 विल बी माइनस 2m u1। ये चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल हो गया। तीसरे पॉइंट में हम लोगों को ये पता है, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम फॉरवर्ड मोमेंटम इक्वल्स टू बैकवर्ड मोमेंटम। मॉलिक्यूल के मोमेंटम में बैकवर्ड डायरेक्शन में चेंज आया तो उतना ही मोमेंटम का चेंज वॉल में फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ठीक है ना। तो देयरफॉर बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी जो आपका मॉलिक्यूल का होगा इज इक्वल्स टू नेगेटिव डेल्टा पी ऑफ वॉल होगा। क्या आया चेक कर लो, या माइनस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस डेल्टा पी ऑफ मॉलिक्यूल क्या आया, वो आया माइनस ऑफ माइनस 2mu1 इज इक्वल्स टू डेल्टा पी ऑफ वॉल। तो देयरफॉर डेल्टा पी ऑफ वॉल यानी चेंज इन मोमेंट ऑफ वॉल इज प्लस 2mu1 आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। चेंज इन मोमेंटम बच्चों आ गया है ना। अब जो है मुझे टाइम निकालना है, क्योंकि अगर चेंज इन मोमेंटम और टाइम करूंगा तो फोर्स मिल जाएगा, फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दूंगा तो प्रेशर मिल जाएगा। चलो भाई आई होप समझ में आया होगा आपको। आइए आगे चलते हैं। आगे क्या है, इसके बाद के स्टेप में अभी हम लोगों को टाइम निकालना है। या डायरेक्टली मैं फोर्स निकालता हूँ, एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल का फोर्स निकालता हूँ, ठीक है ना, यानी पहले पार्टिकल का जो कि एक्स डायरेक्शन में चल रहा है। बताइए क्या होगा, पहले पार्टिकल का फोर्स निकालेंगे, F1 बोल देते हैं। बोलो क्या होगा पहले पार्टिकल का फोर्स। तो सबसे पहले पार्टिकल का जो फोर्स होगा वो होगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ द वॉल डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, है ना। कितना आया, ये आया प्लस 2mu1 डिवाइड बाय टाइम कितना लगा। तो ध्यान से सुनना, काउंटिंग कैसे स्टार्ट करनी है और डिस्टेंस कैसे मेजर करना है। जब जब ये पार्टिकल जाकर के इधर टक्कर खाएगा, वॉल पे टक्कर खाएगा, जैसे ही वो टकराया उसके बाद टाइमर स्टार्ट करेंगे। टकरा करके इधर रिटर्न आने में L ट्रैवल किया, L मान लेते हैं इसकी लेंथ को, एज लेंथ को, और फिर यहाँ टक्कर खा के फिर L रिटर्न वापस जाता है और फिर यहाँ पर टक्कर खाता है। तो एक ही फेस पे दो सक्सेसिव कोलिजन में उसने 2L ट्रैवल किया। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 2L डिवाइड बाय स्पीड क्या है u1। तो ये क्या बनेगा देखो, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2mu1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2L। 2 और 2 कैंसिल, तो mu1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय L। समझ आया। तो एक पार्टिकल ने जो इधर पे फोर्स लगाया वो कितना लगाया, mu1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय L। कौन से डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, क्योंकि अभी मैं x डायरेक्शन की बात कर रहा था। ऐसे ही अगर मैं निकालना चाहता हूं कि यहां पर टोटल कितने पार्टिकल्स हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो अगर मैं इन सबका फोर्स निकालना चाहता हूं तो क्या करना पड़ेगा, सारे x डायरेक्शन के फोर्स को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो टोटल फोर्स मिल जाएगा। तो टोटल फोर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, देयरफॉर फोर्स अलोंग x डायरेक्शन क्या करना पड़ेगा, F1 प्लस F2 अप टू Fnth पार्टिकल, है ना। तो इस तरीके से मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर आप गौर से देखेंगे m/l सब में से कॉमन आ जाएगा और ये बचेगा u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर अप टू कहां तक जाएगा, un स्क्वायर तक जाएगा। बात समझ आई। ऐसे तो फोर्स आ गया। अब इसी तरीके से अगर मैं x डायरेक्शन में प्रेशर निकालना चाहता हूं बच्चों, तो देयरफॉर x डायरेक्शन का प्रेशर क्या आएगा, Fx अपॉन a आएगा। अब x डायरेक्शन का फोर्स कितना है, m/l, क्या फॉर्मूला है, m/l, और a की जगह क्या लिखूंगा, देखो पहले लिख देता हूं m/l, और ये सब जो है इन सबको मिला करके बोलेंगे समेशन i गोइंग फ्रॉम 1 to n ui का स्क्वायर। ये लिखने का मेथड है या स्टाइल है या तरीका है मैथमेटिक्स में। और a क्या है, इस शेडेड वॉल का एरिया जहां पर फोर्स लग रहा है, इसका एरिया क्या होगा, इसकी लेंथ l है, इसकी विड्थ भी क्या है, l है, तो l इंटू एल क्या होगा, l स्क्वायर। तो बेसिकली जो x डायरेक्शन में प्रेशर बनेगा वो क्या बनेगा, l और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। m क्या करेगा, l को पुश करेगा, l और l स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो m/l क्यूब, और ये क्या बचेगा, समेशन i गोइंग फ्रॉम 1 to n और ui का स्क्वायर। x डायरेक्शन का प्रेशर मिल गया। बात समझ आई। आइए आगे चलते हैं। आगे क्या है इसके बाद, अब x डायरेक्शन का प्रेशर मिला, अब y डायरेक्शन का प्रेशर निकालेंगे और फिर z डायरेक्शन का प्रेशर निकालेंगे और अल्टीमेटली सबको क्या करेंगे, फिर सबका टोटल प्रेशर निकालेंगे।
तरीका समझाता हूँ, आई होप आपको एक एक स्टेप मैंने डिटेल में समझाया है। ठीक है, पहले ये होता था कि डेरिवेशन नहीं पूछा जाता था क्योंकि आपके सिलेबस में ये वन ऑफ द बिगेस्ट डेरिवेशन है, लेकिन अब ये डेरिवेशन पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, रिसेंट ईयर्स में ये आने लगा है पेपर में, तो अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए डेरिवेशन। आइए आगे चलते हैं, आगे क्या है। अच्छा, डेरिवेशंस याद कैसे रखें, ये बच्चे अक्सर पूछते हैं। ठीक है ना, तो डेरिवेशन कैसे याद रखने का, मुझे तकरीबन आप समझ लीजिए 200 के आसपास डेरिवेशंस याद है, 200 प्लस ही याद है। आपके 12th स्टैंडर्ड की महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में ही 100 से ज़्यादा डेरिवेशंस है। 11th के अलग हो गए, एंट्रेंस जो पढ़ाता हूँ मैं उसके अलग डेरिवेशंस हैं। तो मुझे कैसे याद है, तो उसके दो चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहली चीज़, मुझे जो भी डेरिवेशन याद है उनको मैंने समझा हुआ है, मुझे हर स्टेप पता है इस डेरिवेशन में ये स्टेप क्यों लिया गया है। बात समझ आई? पहली चीज, मैंने रटा नहीं है, मैंने हर स्टेप को समझा है। और दूसरी चीज, मैंने उसकी लिख लिख करके प्रैक्टिस करी है। ऐसे ही आपको भी डेरिवेशंस याद होंगे। बात समझ आई? तो अगर आप चाहते हैं कि आपको भी डेरिवेशंस याद हों, क्योंकि पेपर में डेरिवेशंस आते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके हर स्टेप को समझना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। और दूसरी चीज, आपको उसको लिख लिख करके याद करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। बात समझ आई? ऐसा है। चलो भैया, तो एक्स डायरेक्शन का मुझे प्रेशर तो मिल गया। ठीक, तो कौन सा पॉइंट था, 5th था शायद, 6th पॉइंट होगा अभी। तो एक्स डायरेक्शन का वापस लिख देता हूँ 5th पॉइंट, कि एक्स डायरेक्शन का प्रेशर क्या आया, m/l³ समेशन i गोइंग फ्रॉम 1 to n ui का स्क्वायर। बात समझ आई? सिमिलरली हम लोग, ये सिमिलरली का सिंबल है, सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग y डायरेक्शन का प्रेशर यहाँ लिख देते हैं। वो क्या बनेगा फिर, m/l³ समेशन i गोइंग फ्रॉम 1 to n, ये ui था तो वो v था, तो ये आएगा vi का स्क्वायर। और z डायरेक्शन का प्रेशर होगा m/l³ समेशन i गोइंग फ्रॉम 1 to n और wi का स्क्वायर। तीनों डायरेक्शन का प्रेशर मिल गया मुझे, कि पार्टिकल्स एक्स डायरेक्शन में इतना प्रेशर लगा रहे हैं, वाई डायरेक्शन में इतना लगा रहे हैं, और जेड डायरेक्शन में इतना लगा रहे हैं। लेकिन एग्जैक्ट उसको पता करना हमारे लिए मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स की हेल्प लेते हैं, और हम लोग ये मान लेते हैं कि हर डायरेक्शन में प्रेशर क्या लग रहा है, इक्वल लग रहा है। समझ आया? क्योंकि आइडियल गैस है, तो हम मान लेते हैं स्टैटिस्टिक्स की हेल्प लेकर के कि जो नेट प्रेशर होगा या जो टोटल प्रेशर होगा वो होगा px प्लस py प्लस pz, इन तीनों प्रेशर का एवरेज। तो एवरेज प्रेशर निकालते हैं इसका, आइए समझते हैं। तो 1/3 तो ऑलरेडी बाहर आ जाएगा। px क्या था, m/l³, py क्या था, ये पूरा टाइम m/l³ इनटू दिस, और pz वो, यानी m/l³ तीनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा इसका समेशन ऑफ i गोइंग फ्रॉम 1 to n ui का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ i गोइंग फ्रॉम 1 to n vi का स्क्वायर, मतलब समेशन भी सब में कॉमन है, तो इसको ऐसा लिखेंगे ui का स्क्वायर प्लस vi का स्क्वायर प्लस wi का स्क्वायर, ऐसे लिखा जाएगा इसको। बात समझ आई? और ये जो है सब मिला करके समेशन ऑफ c स्क्वायर बनेगा, क्योंकि सबकी वेलोसिटी क्या थी, सब मिला करके नेट वेलोसिटी तो c थी, है ना। तो देयरफॉर जो टोटल प्रेशर बनेगा 1/3, ये आपका m/l³ क्या है, l लेंथ भी है क्योंकि क्यूब है वो, l लेंथ भी है, विड्थ भी है, और आपका हाइट भी है, तो बेसिकली ये आपका वॉल्यूम बनेगा। l³ क्या बनेगा, वॉल्यूम बनेगा, और इसको लिखा जाएगा समेशन i गोइंग फ्रॉम 1 to n, और ये बनेगा आपका c स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद का स्टेप आप लोगों को ध्यान रखना है नेक्स्ट स्टेप में, कि प्रेशर हो जाएगा फिर 1/3 इंटू m/v, और ये हो जाएगा आपका CRMS का स्क्वायर इंटू n। CRMS जो आप शुरुआत में पढ़ते हैं इस चैप्टर के, वो होता है CRMS इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ये होता है C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर अप टू Cn स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होता है n। फिर इन सबको इसकी जगह पर लिखा जाता है समेशन गोइंग फ्रॉम i गोइंग फ्रॉम 1 to n c का स्क्वायर या ci का स्क्वायर, ठीक है ना, c का स्क्वायर बोल दो क्योंकि बुक में वैसे ही लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय n, और ये हो जाएगा CRMS। बात समझ आई? फिर स्क्वायरिंग आप करेंगे तो इसकी जगह पर आपको ये मिलेगा। बात समझ आई? इसको CI भी बोल देंगे तो नॉट एन इशू, तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये फिर स्क्वायरिंग कर दीजिए, CRMS का स्क्वायर इंटू n, ये मिलेगा, तो उसकी जगह वही लिख दिया गया। बात समझ आई? ऐसा है। अब ये जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, ये n टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और स्मॉल m मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। अगर मैं क्या करूं, हर मॉलिक्यूल के मास से टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो टोटल मास मिल जाएगा अपने को। क्या मिल जाएगा?
टोटल मास, ठीक है। नहीं समझे, समझाता हूं। आपके पास 10 ईंटें हैं, एक ईंट 1 किलो की है, तो 10 ईंट कितनी की होगी? 10 किलो की होगी। बात समझ आई? तो टोटल मास कैसे मिला? नंबर ऑफ ईंट मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ ईच ईंट, है ना। तो अगर टोटल मास निकालना है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, ये करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये अपने पास आया है। आइए आगे चलते हैं। तो देयरफॉर जो आपका प्रेशर बनेगा वो क्या बनेगा? N इंटू एम की जगह वो क्या हो जाएगा? टोटल मास M बाई V, और ये C RMS का स्क्वायर, ठीक है। लास्ट पॉइंट में जो टोटल प्रेशर बनेगा 1/3 M बाई V यानी डेंसिटी, तो रो C RMS का स्क्वायर, ये आपका फाइनल प्रेशर बनेगा। बात समझ आई? तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, यहाँ पर फाइनल प्रेशर निकालते हैं। पूरे स्टेटमेंट अगर आप नहीं भी लिखते हैं, कुछ स्टेटमेंट लिख दो, कंसिडर अ गैस हैविंग n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये स्मॉल m बी द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, कैपिटल M बी द मास ऑफ होल गैस, इतना भी लिखो, पूरे डेरिवेशन के स्टेप्स लिखो, तो आपको ऑलमोस्ट पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो कुछ नहीं से तो बेहतर है कि आप डेरिवेशंस को अच्छे से प्रैक्टिस करके याद कर लो। स्टेटमेंट याद करने पड़ेंगे, उसके चक्कर में डेरिवेशन मत छोड़ो, ठीक है ना। चलो भाई, तो पहला डेरिवेशन बहुत बड़ा डेरिवेशन था, वो आपको कराया मैंने। आइए आगे चलते हैं। आगे क्या है? अब कुछ और डेरिवेशंस देख रहे हैं हम लोगों को। कुछ और डेरिवेशंस क्या है, आइए समझते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट डेरिवेशन हम लोग इसके अंदर करेंगे वो है C RMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। ये डेरिवेशन हमारा है, ठीक। इसको प्रूव करना होता है। कई मर्तबा सवाल आता है या MCQ में पूछ लेता है, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पूछा जाता है। एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे मैंने और कहा था कि ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है पेपर में, और जिस साल पेपर हुआ उस साल आया है पेपर के अंदर, ऐसा है, ठीक है ना। आइए देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे इसको। तो प्रूव दैट होता है, ये प्रूफ देखते हैं इसका। सब कुछ जो है वो प्रेशर की इक्वेशन से ही आएगा। 1/3 रो C RMS का स्क्वायर, ये हमने को पता है। रो क्या होता है? रो होता है डेंसिटी, तो इसको क्या लिखेंगे? मास पर यूनिट वॉल्यूम, और ये क्या होगा? C RMS का स्क्वायर, है ना। इस प्रेशर को या वॉल्यूम को उधर भेज दो तो PV अपॉन या 3 भी उधर चले जाएगा, M इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? C RMS का स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन अपने को पता है, बट PV इज इक्वल टू क्या होता है? NRT, RT होगा फॉर 1 मोल, N की जगह आप 1 लिख देना। देयरफॉर जो आपका C RMS का स्क्वायर बनेगा वो क्या बनेगा? 3RT बाय कैपिटल M, यानी देयरफॉर जो अपना C RMS बनेगा वो क्या बनेगा? अंडर रूट ऑफ 3RT बाय M। तो इस तरीके से ये C RMS है। तो 3 कांस्टेंट, R कांस्टेंट और मास ऑफ द गैस कांस्टेंट, देयरफॉर C RMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। तो इतना छोटा सा डेरिवेशन है, 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है पेपर में। बात समझ आई? ठीक है ना। तो इतना इजी है, बस को इधर उधर करना है टर्म्स को और आराम से डेरिवेशन हो जाता है। तो दूसरा डेरिवेशन हो गया आई गेस। आइए अगले डेरिवेशन पे चलते हैं। अगला डेरिवेशन जो आपके एग्जाम में कई मरतबा पूछा जाता है कि बाय यूजिंग प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस प्रूव बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है ना। तो बेसिकली हम लोगों को तीसरे डेरिवेशन में बॉयल्स लॉ को प्रूव करना होता है, ठीक है ना। आइए बॉयल्स लॉ देखते हैं कैसे प्रूव होगा। तो बॉयल्स लॉ, आइए देखते हैं इसको। तो बॉयल्स लॉ बेसिकली कैसे प्रूव होगा इसको समझने की कोशिश करिए कि बॉयल्स लॉ को प्रूव करने के लिए फिर से वहीं से स्टार्ट करिए। कहां से? आपके प्रेशर वाली इक्वेशन से। प्रेशर की इक्वेशन क्या है? P इज इक्वल्स टू 1/3 रो C RMS का स्क्वायर। बात समझ आई? तो ये आपकी प्रेशर की इक्वेशन है। आगे चलिए, बॉयल्स लॉ क्या होता है आपको पता है ना? P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है। कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, याद रखना T कांस्टेंट होना चाहिए। अब इसको फिर से क्या लिखिए? 1/3 और ये क्या हो जाएगा? M/V और ये क्या हो जाएगा? C RMS का स्क्वायर अपनी जगह पर। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये जो M है इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? अभी बताया था मैंने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, ठीक है ना। मतलब जो इक्वेशन समेट कर लेकर आया था मैं उसी को खोल खोल के रख रहा हूं इक्वेशन को, है ना। कुछ है नहीं और इसके अंदर, इनटू C RMS का स्क्वायर। अब जो है यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहा हूं। ऐसा क्यों? अभी आप समझ जाएंगे।
तो ये मेरे पास हो गया प्रेशर 1/3 अपनी जगह पर, ये हाफ मैंने यहाँ लिखा, हाफ, और इनटू मैंने ये मास लिखा, इनटू मैंने CRMS का स्क्वायर लिखा, हाफ फिर मास फिर CRMS का स्क्वायर इनटू, अब क्या क्या बचा अब उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आइए, तो ये मेरे पास क्या है, इसको देखिए, मेरे पास n बचा है, एक n बचा है, और मेरे पास क्या है, ये v बचा है, और बाकी सब तो, और एक 2b बचा है, इंटू 2b बचा है, ठीक है ना। इस तरीके से, क्योंकि डिनोमिनेटर वाला 2 तो यहाँ चला गया, तो इस तरीके से जो जो मेरे पास बचा, हाफ m रो CRMS का स्क्वायर इधर आ गया, n/v इंटू 2 ये बच गया, 1/3 इधर बच गया, ये हाफ m v स्क्वायर, CRMS तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है ना, तो हाफ m v स्क्वायर ये तो काइनेटिक एनर्जी है, और ये मास किसका है, एक मॉलिक्यूल का, तो यानी बेसिकली ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल। बात समझ आई, तो ये 2 को आगे भेजते हैं, 2/3 इंटू n/v इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल। बात समझ आई। अब ध्यान से सुनना, अब जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल जो होती है वो कांस्टेंट होती है, काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलती। काइनेटिक एनर्जी बदलेगी कब, जब टेम्परेचर चेंज होगा। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बेसिकली इंटरनल एनर्जी होती है आइडियल गैस के लिए, और इंटरनल एनर्जी को चेंज करने का हक सिर्फ टेम्परेचर के पास होता है आइडियल गैस में। तो हम लोग बोलेंगे बट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर लिखते हैं तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर प्रेशर इज इक्वल्स टू 2n/3v इंटू ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ये क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। अगर ये कांस्टेंट हो गई तो ध्यान से सुनना, 2 कांस्टेंट, नंबर ऑफ पार्टिकल तो चेंज नहीं हो रहे वो भी कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट, 3 भी कांस्टेंट, तो बचा कौन, P और V। तो देयरफॉर P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, क्योंकि P इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन V आ जाएगा, तो कांस्टेंट को हटा दो प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी। यही बॉयल्स लॉ का प्रूफ है। समझ आया, तो इतना इजी है इसको सॉल्व करना। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। आइए अब इसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या है, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, उसको समझते हैं। उसमें कुछ बेसिक छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं, वो हम लोगों को देखने हैं। आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। तो हमारा है अब काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, या इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये टॉपिक जो है इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड जो अभी मैं फॉर्मूलेज आपको कराऊंगा, छोटे छोटे फॉर्मूलेज, वो उसके ऊपर कई मरतबा क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके पेपर में, है ना, मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो मैं अभी आपको समझाता हूँ कि बेसिकली इसको टैकल कैसे करते हैं। बहुत ईजी है इसको याद करना, रटना नहीं है, समझ लेना है। समझ जाओगे तो फिर आप भूलोगे नहीं, ठीक। सबसे पहले समझिए शुरुआत कैसे करेंगे। काइनेटिक एनर्जी या प्रेशर का फॉर्मूला, हर डेरिवेशन इसमें प्रेशर के फॉर्मूले से ही हो रहा है। तो 1/3 रो CRMS का स्क्वायर, ये लिख दिया आपने। रो को क्या लिखते हैं हम लोग हमेशा, आप लोग जानते ही हैं, रो क्या है, डेंसिटी, तो ये हो जाएगा मास पर यूनिट वॉल्यूम, और ये होगा CRMS का स्क्वायर। आई होप ये समझ में आया होगा। ये 3 और ये V को उधर भेज देते तो ये हो जाएगा 3PV, और ये क्या हो जाएगा m इंटू CRMS का स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देता हूं, समझे, दोनों साइड, ये हाफ से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है ना। अब क्या, हाफ mv स्क्वायर, ये वेलोसिटी तो है, हाफ mv स्क्वायर यानी स्पीड का स्क्वायर। अरे ये तो काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी में मास किसका है, एक पार्टिकल का है कि पूरी गैस का है, पूरी गैस का है। तो वो जो हाफ इंटू स्मॉल m इंटू CRMS स्क्वायर था वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल था, लेकिन यहां पर कैपिटल M आने की वजह से आप बोलेंगे ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस है, उसको बोलेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी। बात समझ आई। तो ये जो बनेगा, ये जो टर्म है ये बने आपका एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, गैस की एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जिसका फॉर्मूला बना बच्चों 3/2 PV। समझ आया। तो सबसे पहले ये निकालने आना चाहिए, अगर ये निकालने आ गया तो बाकी तो दिक्कत है ही नहीं। समझे, अभी आपको समझाता हूं मैं कैसा है। तो सबसे पहले ये आपको समझा दिया मैंने,
इसके अलावा जो अभी आपको नेक्स्ट चीज इसके अंदर देखनी है वो है काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। बाकी चीजें यहाँ लिखाता हूं मैं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए मुझे। तो सबसे पहली चीज हम लोग जो निकालेंगे वो है काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। ये कैसे निकालेंगे? अब काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल निकालनी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इतनी है। इस एग्जांपल के तौर पे 100, कहीं आप रेस्टोरेंट जाते हैं, 1000 रुपए का बिल होता है और 10 लोग जाते हैं, तो अगर आप उसको बांटना चाहते हैं इक्वली तो आप कैसे बांटेंगे? तो आप क्या करेंगे, आप टोटल जो अमाउंट है 1000 रुपए, उसको जितने लोग थे उससे डिवाइड कर देंगे, तो क्या मिलेगा? पर हेड 100 रुपए गए। बात समझ आई? यही लॉजिक है। टोटल जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर n मॉलिक्यूल्स है, कैपिटल N मॉलिक्यूल्स, और वो सारे मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज निकाल सकते हैं आप। तो जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो क्या आ रही है? 3/2 PV। अब मैं हर मॉलिक्यूल पर अगर निकालना चाहता हूं तो क्या करूंगा? टोटल अमाउंट को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दूंगा। बात समझ आई? तो बेसिकली हमको क्या करना है, हमको अगर पर मॉलिक्यूल निकालना है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी, उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं हम लोग, ठीक है, बुक में यही लिखा है। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस डिवाइड बाय n करना पड़ेगा। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी आई? 3/2 PV डिवाइडेड बाय n करेंगे। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, ध्यान से सुनना। ये जो PV है इसको लिखेंगे बच्चों हम लोग nRT डिवाइडेड बाय कैपिटल N। अब आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स होता है वो होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। बात समझ आई? तो n की जगह क्या लिखेंगे? n/Na लिख सकते हैं। तो n की जगह लिखेंगे 3/2 n/Na, ये RT और डिवाइडेड बाय n। n और n क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो फाइनल फॉर्मूला क्या बना? 3RT डिवाइडेड बाय 2Na या 3/2 RT/Na। ये है काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। ये अगर आपने निकाल लिया तो बाकी चीजें तो कुछ है ही नहीं निकालने के लिए। आइए समझाता हूं मैं। अब आप निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अच्छा, इसमें R/Na को कभी कभी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी कहते हैं, इसको कभी कभी यहां से ये भी बता देता हूं। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल जो आपका आया है वो क्या आया है? 3/2 R/Na को उन लोग बोलते हैं Kb। बात समझ आई? ठीक है ना। अब क्या, तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3/2 Kb। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो बेसिकली यहां से ये मुझे समझ आ रहा है कि ये जो है 3/2 कांस्टेंट है, Kb भी कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं इसको। यानी काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के पास जो काइनेटिक एनर्जी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यही काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर है। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर में ये समझ आता है कि एक मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी, एक मॉलिक्यूल के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर का फंक्शन है, या ऐसे बोल दो कि टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल का फंक्शन है। मतलब हर मॉलिक्यूल के पास जो काइनेटिक एनर्जी है अगर वो बढ़ जाएगी तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। समझ लो? ये समझाने की कोशिश करता है वो कि जो टेम्परेचर है ज्यादा या कम, किसी गैस का टेम्परेचर ज्यादा है, किसी गैस का टेम्परेचर कम है, तो ये डिसाइड होता है कि उसके मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी है कितनी। अगर किसी गैस का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है और दूसरी गैस का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका मतलब हुआ कि 50 डिग्री सेल्सियस वाली गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, वह ज्यादा तेजी से क्या कर रहे होंगे? घूम रहे होंगे एज कंपेयर टू 30 वाले। ये काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम निकाल लो। काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम कहते हैं उसको। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? काइनेटिक एनर्जी मतलब एवरेज, वो होती है 3/2 PV डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करो, वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल, क्या बचेगा? 3/2 P काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी पर मोल। काइनेटिक एनर्जी पर मोल, तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल कैसे निकालेंगे? तो पर मोल भी निकालना बड़ी बात नहीं है। 3/2 PV होती है काइनेटिक एनर्जी, डिवाइड बाय मोल क्या होगा? पर मोल। मतलब मैं क्या बात कर रहा हूँ? बेसिकली 1 मोल की बात कर रहा हूँ। बात समझ आए? काइनेटिक एनर्जी पर मोल मतलब 1 मोल की बात कर रहा हूँ। ये n से डिवाइड कर दो, आप कोई दिक्कत नहीं। पर मोल लेना है तो n से डिवाइड कर दो। अब मेरे पास PV क्या होता है? nRT होता है डिवाइडेड बाय n। n और n क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो क्या बचेगा? 3/2 RT। बात समझ आई? ऐसा है। या 1 मोल की बात कर लो, नॉट एन इशू। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे। और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, तो ये जो अपने को मिला 3/2 RT डिवाइडेड बाय m कर दो, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास आ जाएगा। बात समझ आई? इस तरीके से हम लोग जो है
क्या करने जा रहे हैं, ये कंफ्यूज मत होना इसमें। काइनेटिक एनर्जी होता क्या इन जनरल, 3/2 पीवी डिवाइडेड बाय एम। तो ये क्या होगा, 3/2 पीवी क्या होता है, एनआरटी डिवाइड बाय एम। मैं 1 मोल की बात कर रहा हूं तो 3/2 आरटी बाय एम काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। तो ऐसे 4 या 5 फॉर्मूले तकरीबन मैंने आपको बताए। काइनेटिक एनर्जी का एवरेज वैल्यू क्या होगा, पर मॉलिक्यूल क्या होगा, पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी पर मोल क्या होगा और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास क्या होगा, इसके ऊपर सवाल आ जाते हैं। तो ये आपको कैसे याद रखना है वो आपको मैंने एकदम आसान तरीका बताया है इसका। आई होप आपको यहाँ तक का क्लियर होगा। आइए फिर आगे चलते हैं। इसके अलावा आगे है हमारा अभी मेयर्स रिलेशन। नेक्स्ट डेरिवेशन हमारा कौन सा है, मेयर्स रिलेशन। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। मेयर्स रिलेशन क्या है तो उसको कैसे डिराइव करेंगे, अभी समझा देता हूं मैं। तो बेसिकली हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन है मेयर्स रिलेशन। तो मेयर्स रिलेशन बेसिकली होता क्या है बच्चों, मेयर्स रिलेशन इज Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R। बात समझ आई, Cp माइनस Cv किसके बराबर होता है, R के बराबर। ये प्रूव करना है अपने, कैसे प्रूव करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है, हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात करेंगे। हम लोग वॉल्यूम को कांस्टेंट मान लेंगे। अगर हम लोग लेट वॉल्यूम इक्वल्स टू कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो आपको पता होना चाहिए कि वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो वर्क डन अपने आप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ पर फ्लॉट लगाते हैं तो फ्लॉट क्या कहता है, फ्लॉट कहता है कि Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W होता है। तो वर्क डन 0 हो गया क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। तो Q किसके बराबर होगा, डेल्टा U मतलब इंटरनल एनर्जी के चेंज के बराबर। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है, Q का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, होता है NCDT बोल दो आप उसको, या डेल्टा टी बोल दो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो NCDT या NC डेल्टा टी बोल दो, डेल्टा टी बोल दिया मैंने, ठीक है ना। अब अगर कांस्टेंट प्रेशर होगा तो CP लगाना, कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो CV लगाना। तो यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो यहाँ पर लगाऊंगा मैं NCV डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा U। और अगर 1 मोल की बात करेंगे तो CV डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा U। इसको हम लोग A बोल देंगे। किसके लिए निकाला, फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए लिखा है मैंने। बात समझ आई। अब दूसरे स्टेप पे चलते हैं। दूसरे स्टेप में क्या होगा बच्चों, पहले हम लोग ने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, सिलेंडर पिस्टन गैस के वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा सिस्टम के। अब मैं प्रेशर को अगर कांस्टेंट रख दूंगा, हमारे सिस्टम का प्रेशर अगर कांस्टेंट हो जाएगा तब क्या होगा, प्रेशर जब कांस्टेंट होगा तो फिर हम लोग फ्लॉट लगाते हैं, सीधा फ्लॉट लगाएंगे तो बताओ क्या होगा, वही होगा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। अब तो वर्क डन भी होगा क्योंकि प्रेशर ही कांस्टेंट है सिर्फ। अब Q क्या होगा, Q का फॉर्मूला होता है NCD डेल्टा T, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या लगाएंगे NCP डेल्टा T। और लेकिन डेल्टा U क्या मिला, वो मिला CV डेल्टा T। और N का वैल्यू 1 लेंगे क्योंकि हम लोग फॉर 1 मोल बात कर रहे हैं, तो N का वैल्यू स्टार्ट में ही 1 मोल ले लो। और प्लस W जो है वो तो मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन वो P डेल्टा V बनेगा क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, P डेल्टा V होता है इन जनरल, ठीक है ना। प्रेशर अगर कांस्टेंट होगा तो प्रेशर बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dV क्या होगा, V होगा, फिर V1 से V2 तक आपने इंटीग्रेट किया है, V2 माइनस V1 डेल्टा V बनेगा, ऐसा है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि भाई हमारा जो PV होता है वो nRT के बराबर होता है, लेकिन 1 मोल के लिए RT के बराबर होता है। तो अगर यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है तो P बाहर जाएगा, इसको लिखेंगे डेल्टा V, R तो वैसे भी कांस्टेंट है और ये लिखेंगे डेल्टा T। तो ये लिखा जाता है कि P डेल्टा V इज इक्वल टू R डेल्टा T। तो देयरफॉर ये आपका जो होगा CP डेल्टा T इज इक्वल टू क्या मिलेगा, CV डेल्टा T प्लस इसकी जगह लिखेंगे R डेल्टा T। समझ आया आप सब में से, डेल्टा T डेल्टा T डेल्टा T, यानी यहाँ से कॉमन निकाल के कैंसिल कर देना। तो CP इज इक्वल टू CV प्लस R, देयरफॉर CP माइनस CV इज इक्वल टू R। ये अपने पास आ गया, इसको कहते हैं मेयर्स रिलेशन। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आया होगा। चलो भी रात के 1:07 हो रहा है, फटाफट खत्म करते हैं इसको। आई होप समझ में आया होगा आपको ये, ठीक है। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, वैसे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। और इससे सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा ये, बहुत स्लो इसलिए नहीं पढ़ा सकते क्योंकि रिविजन है ना, इसमें तो आपको चीजें बस याद रखनी है कि ऐसे ऐसे किया था, रिविजन करा रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो आ जाओ, तो आगे चलते हैं। आगे क्या है, मेयर्स रिलेशन हो गया। मेयर्स रिलेशन के बाद
अपने को स्पेसिफिक हीट को डिटरमाइन करना है। डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस, मोनोएटॉमिक गैस, डायटॉमिक, रिजिड, नॉन रिजिड और फिर पॉलीएटॉमिक। सबके ट्रिक बताता हूँ, एक एल्गोरिथम बताता हूँ, कभी गलत नहीं होगा आपका। ठीक है, आइए समझते हैं। 6 डेरिवेशन शायद हो गए हमारे। 7th डेरिवेशन, तो 7th डेरिवेशन है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट्स ऑफ मोनो, डाई, पॉली एटॉमिक गैसेस। ठीक है ना, तो इसका डिटर्मिनेशन अपने को करना है। कैसे डिटरमाइन करेंगे, आइए मैं आपको समझाता हूं अभी। देखिए, ये वाले टॉपिक में आपको एक एल्गोरिथम को फॉलो करना है। एल्गोरिथम यानी स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो एक आपको एल्गोरिथम को फॉलो करना है। इस एल्गोरिथम को फॉलो करिए। जब भी आपको ये निकालना है तो सबसे पहले आप U निकालिए। U होता है F/2 RT। NRT होता है लेकिन हम लोग 1 मोल के लिए चर्चा करते हैं, तो F/2 RT। ठीक है, F क्या है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, याद रखना। ठीक है, F/2 RT। पॉलीएटॉमिक में एग्जैक्ट तो नहीं लगेगा लेकिन सिमिलर लगेगा, ये शॉर्टकट अभी समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, चलो भी, तो याद रखना F/2 RT। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप में ये निकालने के बाद आप लोग CV निकालेंगे। CV होता है du/dt, और ये जो होता है इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सीधा फॉर्मूला याद कर लो, F/2 R होता है। T को विद रिस्पेक्ट टू T डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, तो F/2 R होता है। सीधा फॉर्मूला याद कर लो। तीसरे स्टेप में CP निकालेंगे जो कि CV प्लस R होगा। यहाँ से CV मिलेगा तो उस CV का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, R में ऐड करना तो आ जाएगा। और चौथे स्टेप में एडियाबैटिक कांस्टेंट निकालना, CP/CV करके। बात समझ आई? तो इस तरीके से ये 4 स्टेप्स को आपको फॉलो करना है और आपको तीनों डेरिवेशन आपके बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। ठीक है, तीनों चीजें निकालनी है। सबसे पहले बात करते हैं मोनोएटॉमिक की। आइए मोनोएटॉमिक की बात करते हैं। डायएटॉमिक में आपकी बुक में 2 केसेस हैं, रिजिड के लिए और नॉन रिजिड के लिए। मैं आपको दोनों समझा दूंगा। ठीक है ना, आइए। मोनोएटॉमिक के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपको याद होना चाहिए। अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे तो मैंने ट्रिक भी बताई थी कैसे निकाले जाता है इसको। तो सबसे पहला क्या निकालना है, सबसे पहले इसके अंदर मोनोएटॉमिक में सबसे पहले U निकालेंगे। U मतलब इंटरनल एनर्जी। क्या बनेगा बताओ, 3/2 RT। बस खाना पूरी करनी है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है बस आपको। सेकेंड स्टेप में क्या निकलेगा बताओ, सेकेंड स्टेप में CV निकलेगा। CV का फॉर्मूला क्या, F/2 R मतलब 3/2 R हो जाएगा। थर्ड स्टेप में क्या करना है बताओ, CP निकालना है। CP क्या होगा, 3/2 R प्लस R, तो ये जाएगा 5/2 R। और चौथे स्टेप में आपको गामा निकालना है। गामा क्या होता है, CP/CV। CP कितना है, वो है 5/2 R और CV कितना है 3/2 R। दोनों कैंसिल होकर के आंसर आएगा 5/3। डन। 4 मार्क्स के लिए कभी कभी पूछते हैं ये सब निकालने। बात समझ आई? तो एकदम लल्लू। आइए अब डायटॉमिक की बात करते हैं। डायटॉमिक में 2 केसेस बनेंगे, डायटॉमिक में रिजिड और नॉन रिजिड। तो डायटॉमिक में सबसे पहले बनेगा इसके अंदर रिजिड। तो रिजिड का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो अलग होता है और नॉन रिजिड का अलग होता है। ठीक है ना, तो रिजिड का मतलब इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये अपनी जगह पर फिक्स है ना, इनमें कोई वाइब्रेशंस नहीं हो रहे। मेरे में जा रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, कोई वाइब्रेशंस नहीं हो रहे, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो बस ये ऐसे हैं, तो आपको पता होना चाहिए डायटॉमिक का जनरली डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है। डायटॉमिक का कितना होता है, 5 होता है। ठीक है ना, तो ये हो गया। तो अगर ये आ गया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से आप U निकाल लेंगे। क्या बनेगा देखो, F की जगह क्या लिखेंगे 5/2 RT। सेकेंड स्टेप में CV क्या लिखेंगे आप 5/2 R। थर्ड स्टेप में आप क्या लिखेंगे CP क्या होगा बताओ 5/2 R प्लस R, तो कितना हो जाएगा 7/2 R। और चौथे स्टेप में आप गामा लिखेंगे, गामा क्या होगा CP/CV यानी 5/2 R अपॉन 3/2 R, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा नहीं गलत लिखा मैंने, 7/2 R डिवाइड बाय 5/2 R। तो 7/2 R डिवाइड बाय 5/2 R, तो ये कैंसिल हो जाएगा और 7/5 बचेगा। बात समझ आई? तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, रिजिड हो गया। सेकेंड स्टेप क्या है आपका, नॉन रिजिड की बात करते हैं। नॉन रिजिड में क्या होगा, नॉन रिजिड में बच्चों ये ऐसे होगा, मॉलिक्यूल्स आपके पास होंगे और उन मॉलिक्यूल्स के बीच में ऐसे बॉन्ड होगा और वो मॉलिक्यूल्स आपस में ऐसे वाइब्रेट भी कर सकते होंगे। तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम में से 3 ट्रांसलेशन के थे, 2 रोटेशन के थे, और जब ये वाइब्रेट करने लगेंगे तो एक वाइब्रेशन का ऐड होगा। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक वाइब्रेशन में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड होते हैं। जब पार्टिकल्स
ये आपका जो मॉलिक्यूल है, और जब एक वाइब्रेट करेगा 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में तो उसमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड करने पड़ते हैं, क्योंकि जब पार्टिकल वाइब्रेट करता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों आती है। उसके बाद 2 तरीके होते हैं क्या करने, एनर्जी गेन करने के। अगर उतना डिटेल में अभी नहीं पता है तो बस इतना याद रखना कि इसमें वाइब्रेशन वाला ऐड हो जाएगा तो एक की जगह 2 ऐड करने पड़ेंगे। थे कितने पहले से 5, 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 ऐड करोगे तो हो जाएगा 7। बात समझा? आई होप इसके बाद आप निकाल सकते हैं। क्या करना पड़ेगा बताओ, डायरेक्टली बोलो 7/2 RT, फिर क्या होगा 7/2 R, फिर क्या होगा 9/2 R, फिर क्या होगा 9/7। बात समझ आई? चुटकियों में निकालना सिखा दिया आपको मैंने। क्लियर है? अब उस पे आते हैं जिस पे कंफ्यूजन होता है, पॉलीएटॉमिक। बच्चों को भी होता है, इवन टीचर्स को भी कंफ्यूजन रहता है। मैं सभी का कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ। आइए समझते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। अब ये जो है एल्गोरिथम तो आपको बता ही दिया है मैंने। पॉलीएटॉमिक के लिए कैसे सॉल्व करेंगे अभी समझा देता हूँ मैं आपको। पॉलीएटॉमिक मतलब 2 से ज्यादा, 3, 4, 5 कितने भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं, उनके लिए कैसे सॉल्व करेंगे, स्पेसिफिक हीट का कैलकुलेशन उनके लिए कैसे होगा। तो नेक्स्ट हमारा है पॉलीएटॉमिक गैसेस। तो अगर पॉलीएटॉमिक गैसेस हैं तो उसके लिए क्या होगा, तो इनके लिए कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं पहले तो वो डिसाइड करना है। तो बच्चों जब इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम देखे जाएंगे, पहले ही स्टेप में आपको समझना है, उसके बाद वैसे ही सॉल्व करना है जैसे सॉल्व कर रहे थे। बात समझे? सेम वही स्टेप्स को फॉलो करना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें 3 ट्रांसलेशन के हैं, 3 रोटेशन के हैं। अभी मैं समझाने के लिए लिख देता हूं, 3 ट्रांसलेशन के हैं, 3 रोटेशन के हैं और F वाइब्रेशंस के हैं। समझे क्या बोल रहा हूं मैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या है, 3 ट्रांसलेशन वाले हैं, 3 रोटेशन वाले हैं और F क्या है, वाइब्रेशन वाले हैं। लेकिन मैंने क्या बोला, हर वाइब्रेशन के लिए 2 होगा, तो F वाइब्रेशन के लिए 2F होगा। तो अब मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम देयरफॉर लिखता हूं उसके। तो जब मैं इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखूंगा, यानी जो F होता है हमारा वो लिखूंगा, तो 3 ट्रांसलेशन, 3 रोटेशन और हर वाइब्रेशन के लिए 2 काउंट करते हैं, तो 2F वाइब्रेशन। तो देयरफॉर ये F डैश बोल देना अभी इसको, क्योंकि F और F गड़बड़ ना हो जाए। तो ये F डैश डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या होगा, 6 + 2F बन जाएगा। बात समझ आई? ये वही है डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो F लिख रहे थे उसी को F डैश लिखा मैंने, ताकि यहाँ से तुम लोग माइनस ना कर दो उसको भी, है ना। यहाँ पर F और वो 2F है, यहाँ आके -F ना हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो ये हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया, बस खत्म, कुछ नहीं करना और। ठीक है, आइए समझते हैं। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। पहला स्टेप हो गया ना, पहले स्टेप में क्या निकालते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। सेकंड स्टेप, पहले स्टेप में क्या निकालते हैं हम, सॉरी, इंटरनल एनर्जी। आइए पहला स्टेप उसी से निकालेंगे। क्या होता है वो, F/2 RT। यहाँ क्या होगा, F'/2 RT होगा। बोलो F'/2 क्या होगा, F'/2 मतलब 6 + 2F RT / 2। ऊपर से 2 कॉमन लो, ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो बताओ क्या होगा, जल्दी से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 + F RT ये बनेगा, है ना। 2 को कॉमन ले लिया मैं, तो यहाँ 3 बचा, वहां से 2 गया और 2 1 जा 2 1 जा, 2 और 2 कैंसिल हो गया इस तरीके से। तो ये मेरे पास आ गया। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, CV निकालेंगे। वो क्या होता है, वो होता है F/2 R, F'/2 R हो जाएगा यहाँ पर, यानी कितना होगा, F डैश कितना है हमारे पास, ये है। बात समझ आई? ठीक है ना यार, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके भी निकाल लो, T को ही हटाना होता है बस। तो वही होगा 3 + F × R, वही सॉल्व करके वही आएगा 3 + F × R। डिफरेंशिएट करो du/dt, T विथ रिस्पेक्ट टू T का डेरिवेटिव 1 आएगा। तीसरे स्टेप में क्या निकालते हैं, CP। CP क्या होता है, CV + R। CV कितना मिला, 3 + FR और ये प्लस R। R को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, 3 + F + 1, तो ये कितना बनेगा, 4 + FR। तो ये आ गया CP, CP आ गया, CV आ गया। अब क्या निकालना है बच्चों, अब निकालना है गामा। गामा क्या होता है, CP/CV। व्हाट इज CP? CP इज 4 + F × R। व्हाट इज CV? 3 + F × R। 4 + F / 3 + F। मैं समझ रहे, तो इस तरीके से आप लोग इसको लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखें रिकॉर्डिंग हो रही है क्या बराबर, ठीक है, ओके। चलो आई होप आपको यहाँ तक का क्लियर होगा कि ये कैसे निकालना है। मैंने सब चीजें डिटेल में बताई है, एज इट इज याद करके जाओ, आपको फायदा होगा इंशाल्लाह इससे। आइए आगे चलते हैं। आगे क्या है, नेक्स्ट पार्ट बच्चों जो है वो क्या है, इसको समझते हैं। देखिए इसको, तो ये तो हो गया हमारा। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट ये है डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट हो गया। अब आखिर में जो बच गया है वो है किरचॉफ का लॉ, और उसके सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस KTG के एंड हो जाएंगे।
थर्मोडायनेमिक्स के 2 इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस देख करके एंड करेंगे हम लोग, ठीक है। कितना डेरिवेशन है भूल गया मैं, एक मिनट चेक कर लें, लिख कर रखा है मैंने, फोन बंद हो गया है मेरा। चलो जितना भी होगा, शायद 9वां 10वां जो भी डेरिवेशन होगा, याद नहीं मुझे, 7th या 8th डेरिवेशन जो भी होगा। आओ अभी किरचॉफ का लॉ देख लेते हैं। किरचॉफ के लॉ का डेरिवेशन, यहाँ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, वो क्या है। किरचॉफ का लॉ आसान भाषा में ये कहता है कि अगर कहीं पर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, किसी इंसुलेटेड कंटेनर में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, तो और आपके पास 2 बॉडीज हैं, एक ऑर्डिनरी बॉडी और एक ब्लैक बॉडी है, तो जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा वही रेट ऑफ एमिशन होगा। जिस रेट से एब्जॉर्ब करेगा उसी रेट से क्या करेगा, वो एमिट करेगा, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट में प्रिवोस्ट थ्योरी यही बताती है। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब ये नहीं कि हीट एक्सचेंज बंद हो गए। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब होता है कि जितनी रेट से हीट एंटर कर रही है उतनी ही रेट से हीट बाहर निकल रही है। बात समझ रहे, ये है वो। तो किरचॉफ के लॉ में अपने को प्रूव ये करना होता है कि ए और ई बराबर होते हैं। ई क्या होता है, ई ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी डिवाइड बाय ई ऑफ ब्लैक बॉडी, यानी आपका एमिसिव पावर, I'm sorry, कोएफिशिएंट ऑफ एमिसिविटी। एमिसिविटी होता है, क्या होता है, एमिसिविटी। एमिसिव पावर नहीं, एमिसिव पावर तो कैपिटल ही होता है। तो अब आइए इसको देखें, एमिसिविटी होता है ई, ये अपने पास एक इवैक्यूएटेड या इंसुलेटेड कंटेनर ले लेता हूं मैं, एक इंसुलेटेड कंटेनर हमारे पास है, और उस इंसुलेटेड कंटेनर में, इसको समझिए क्या कह रहा हूं मैं आपसे, तो ये हमारे पास एक इंसुलेटेड कंटेनर है। इंसुलेटेड कंटेनर के अंदर इस बात को समझिए कि यहाँ पर जो है हमारे पास एक ऑर्डिनरी बॉडी है, और यहाँ पर जो है वो हमारे पास क्या है, एक ब्लैक बॉडी है। चलो तो ये ऑर्डिनरी बॉडी है और ये क्या है, ब्लैक बॉडी। दोनों का एरिया सेम है, ठीक है ना, एरिया दोनों का सेम है। ये ऑर्डिनरी बॉडी है और ये क्या है, ब्लैक बॉडी है। दोनों पे क्यू अमाउंट ऑफ हीट क्या होती है, इंसिडेंट होती है। मान लेते हैं क्यू हीट यहाँ पर इंसिडेंट हुई, इधर भी क्यू हीट इंसिडेंट हुई, दोनों पे क्यू अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट हो रही है। टेम्परेचर क्या है चेम्बर के अंदर, कांस्टेंट है। अब क्या, ऑर्डिनरी बॉडी कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा और ब्लैक बॉडी कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा। ब्लैक बॉडी तो जो इंसिडेंट होता है सब एब्जॉर्ब कर लेता है ना। तो जो आपको इस बात को यहाँ पर समझना है कि ब्लैक बॉडी जो एब्जॉर्ब करेगा सब वही एमिट कर देगा बाद में, क्योंकि जितना इंसिडेंट होगा सबके सब एब्जॉर्ब करेगा, ये भी जितना इंसिडेंट होगा सबके सब एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन ऑर्डिनरी बॉडी एमिट वो पूरा नहीं कर पाएगा। समझ आ रही बात क्या बोल रहा हूं मैं, समझाता हूं मैं, ठीक है ना। कुछ अमाउंट कम ये एब्जॉर्ब करता है, कौन, ऑर्डिनरी बॉडी। क्यू अमाउंट क्या करता है, कम एब्जॉर्ब करता है। तो आपको ये पता होगा ए इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू ए अपॉन क्यू, क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ हीट इंसिडेंट। बात समझ आई। तो कितनी हीट एब्जॉर्ब किया उसने, जितनी भी इस पे इंसिडेंट हुई उसमें से कितनी एब्जॉर्ब किया, क्यू ए एब्जॉर्ब किया। तो क्यू ए क्या होगा, ए इंटू क्यू होगा। तो क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब का फॉर्मूला क्या बना, ए इंटू क्यू। तो इसके लिए भी क्या लिखूंगा, ए इंटू क्यू। कितना एब्जॉर्ब करेगा, ए इंटू क्यू। जो एब्जॉर्ब करेगा वही तो निकालेगा, अरे जो खाएगा वही तो निकलेगा ना। तो इसका मतलब जो एब्जॉर्ब करेगा वही निकलेगा। कितना एब्जॉर्ब किया, ए क्यू, तो निकालेगा भी क्या, ए क्यू, ए क्यू निकालेगा। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूं मैं। इसमें कितना एब्जॉर्ब किया उसने, क्यू 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 एब्जॉर्ब किया। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूं। तो ब्लैक बॉडी जो एब्जॉर्ब करेगा वही निकालेगा, पूरा ही एब्जॉर्ब कर लेता है तो पूरा बाहर निकालेगा ये, तो इसमें तो ये क्यू बाहर निकालेगा। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूं मैं। अब क्या, अब हम लोगों को एमिसिव पावर लिखना है। एमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी लिखेंगे, फिर एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी लिखेंगे। एमिसिव पावर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वो होता है क्वांटिटी ऑफ हीट एमिटेड, क्वांटिटी ऑफ हीट एमिटेड डिवाइड बाय एरिया इनटू टाइम, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो अगर मैं मान लूं कि एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और टाइम 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर से कितनी हीट निकली, क्यू, जो भी हीट, क्या ये क्वांटिटी ऑफ हीट एमिटेड, ये है वो। पूरा लिख देता हूं मैं, डिवाइडेड बाय एरिया इनटू टाइम। बात समझ आई। तो यहां पर जो आपका ए और टी को अगर 1 1 मान लेंगे तो एमिसिव पावर का फॉर्मूला क्या बनेगा, क्वांटिटी ऑफ हीट एमिटेड, कितनी हीट एमिट हो रही है। बात समझ आई, ठीक है ना। तो ई का फॉर्मूला ये हुआ। अब देयरफॉर एमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी,
कितना एमिट किया ऑर्डिनरी बॉडी ने, ए क्यू, तो उसके लिए तो ए क्यू लिखा जाएगा। बात समझ आई, ठीक है, 1 दे दो उसको। और एंड एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी को एमिसिव पावर उसने कितना एब्जॉर्ब किया, अरे ब्लैक बॉडी के लिए जो एब्जॉर्ब करता है वो हीट, वो क्या किसके बराबर है, ए के ए क्यू के बराबर। ए का वैल्यू क्या होता है ब्लैक बॉडी के लिए, 1 होता है। तो जो आपका ये क्यू है, तो कितना वो एमिट करेगा, क्यू एमिट करेगा, क्यू खाएगा, क्यू निकालेगा, क्योंकि ब्लैक बॉडी जो एब्जॉर्ब करेगा वही एमिट कर देगा। इस तरीके से तो जैसे ही दोनों को डिवाइड करेंगे, एमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी डिवाइडेड बाय एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इक्वल्स टू ए क्यू डिवाइडेड बाय क्यू, क्यू और क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल। अरे एमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी डिवाइडेड बाय एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी क्या होता है, ई, तो ये तो ई है, तो देयरफॉर ई इज इक्वल्स टू ए। ये तो प्रूफ करना था। बात समझ आई। तो वन ऑफ द सिंपलेस्ट डेरिवेशन है ये किरचॉफ के लॉ का, आसानी से आप इसको डिराइव कर सकते हैं। बस ये आपको स्टेप समझ में आना चाहिए कि मैंने क्या लिखा है यहाँ पर। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। और ये भी पता होना चाहिए क्यों यहाँ भी इंसिडेंट हुआ, क्यों वहां भी इंसिडेंट हुआ, लेकिन क्यों में से ये कुछ हिस्सा खाएगा और उसमें से कुछ निकालेगा। बात समझ आई। तो ए क्यू एमिट करेगा ये, और ये कितना जो खाएगा वो निकालेगा, ब्लैक बॉडी है वो, ठीक है ना। आई होप आपको सारे स्टेप समझ में आए होंगे। अब 2 डेरिवेशंस थर्मोडायनेमिक्स के करने हैं हम लोगों को, और फिर इस सेशन को एंड करेंगे। आइए, पहला डेरिवेशन जो है वो है वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है ना। तो वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, एक आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है वो अपने को डिराइव करना है, बोर्ड में आया हुआ सवाल है, ठीक है ना। एक बात याद रखो, थर्मोडायनेमिक्स में कोई भी प्रोसेस हो, वर्क डन का एक ही फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। कोई भी प्रोसेस हो, वर्क डन का एक ही फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है ना। आइए इसको समझते हैं। तो बेसिकली हमारे पास देयरफॉर जो वर्क डन है वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन अब मैं इसको इंटीग्रेट कर नहीं सकता क्योंकि मेरा वेरिएबल पी है और ऑपरेटर डीवी है। या तो पी को वी में कन्वर्ट करो या तो डीवी को पी में कन्वर्ट करो। तो मैं जानता हूं कि पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, एनआरटी होता है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, पी की जगह लिखता हूं एनआरटी बाय वी। देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एनआरटी बाय वी, और ये डीवी एनआरटी बच्चों बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/v डीवी, ये वर्क डन हो जाएगा अपने पास। इंटीग्रेशन ऑफ 1/v डीवी, 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है नेचुरल लॉग ऑफ x। तो देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल्स टू nRT नेचुरल लॉग ऑफ, ये हो जाएगा v1/dv का क्या होगा, नेचुरल लॉग ऑफ v। बात समझ आई। कहां से कहां तक किया मैंने, v1 से v2 तक, v1 से v2 तक, v1 से v2 तक। बात समझ आई। तो देयरफॉर क्या बनेगा, देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल्स टू nRT नेचुरल लॉग ऑफ v2/v1। और अगर इसको कॉमन लॉग में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको। तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस इक्वल्स टू 2.303 nRT log ऑफ v2/v1 टू द बेस 10 कॉमन लॉग में कन्वर्टेड। बात समझ आई। तो ये वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस है। आई होप आपको क्लियर हो गया है, ठीक है ना। चलो ये भी हो गया। इसमें एक स्टेप और भी ऐड कर सकता हूं मैं, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। मैंने आपको बॉयल्स लॉ डिराइव कराया, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है, यानी P1 V1 किसके बराबर होगा, P2 V2 के, यानी P1 अपॉन P2 किसके बराबर होगा, V2 अपॉन V1 के। तो यहाँ पर देयरफॉर वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज 2.303 nRT log ऑफ V2/V1 क्या होगा, ये हो जाएगा P1/P2 टू द बेस 10, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको लिखेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद आखिरी डेरिवेशन देखते हैं हमारा, वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन कैसे लिखा जाएगा, आइए समझते हैं उसको। तो वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस, तो एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन कैसे लिखा जाएगा, आइए मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। आइए समझते हैं इसको। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, अभी आपको बताया मैंने, वर्क डन कोई भी हो उसका फॉर्मूला यही है इन जनरल थर्मोडायनेमिक्स में, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए कुछ प्रोसेस की इक्वेशन है जो आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो वी नो दैट
पीवी रेस टू गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, एडियाबैटिक कांस्टेंट है गामा। अगर ये कांस्टेंट है तो देयरफॉर हम लोग इसको लिखते हैं P1 V1 रेस टू गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 रेस टू गामा इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट। इस स्टेप को याद रखना, आगे जाकर के डेरिवेशन में काम आएगा। ठीक है ना, आइए आगे चलते। नाउ वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस हम लोगों को निकालना है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी। जहां तक समझ आता है? अरे लेकिन यहां से आप एक बात समझिए कि P जो बनेगा वो क्या बनेगा? वो कोई कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वी रेस टू गामा बनेगा, है ना। P को ये रखा, वी रेस टू गामा को नीचे भेज दिया मैंने। तो मैं क्या, क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं? क्योंकि P को dv के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि ऑपरेटर अलग है वो। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? C अपॉन वी रेस टू गामा और ये हो जाएगा dv। आई होप आपको यहां तक का क्लियर है। अब C कांस्टेंट है तो C बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वी रेस टू गामा ऊपर जाएगा तो वी रेस टू माइनस गामा और ये क्या बनेगा? dv बनेगा। बात समझ आई? अब ये इंटीग्रेशन बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n dx का, होता है इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। बात समझ आई? ठीक है ना। अब मैं लिमिट भी लगा देता हूं यहां पर ताकि मैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से बच जाऊं। ठीक है, तो v1 से v2 की बात कर रहा हूं मैं। तो c तो बाहर है, इंटीग्रेशन इसका क्या होगा? ध्यान से सुनना मेरी बात। ये इंटीग्रेशन इसका होगा v रेस टू माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, कहां से कहां तक? v1 से v2 तक। यहां तक क्लियर है? अब ध्यान से सुनिए मैं क्या कर रहा हूं। ये जो है इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, ये गामा माइनस गामा प्लस 1 मतलब 1 माइनस गामा को बाहर भेज देंगे। तो देयरफॉर वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस C डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 1 माइनस गामा। और यहां क्या बच रहा है? यहां बच रहा है हमारे पास v रेस टू माइनस गामा प्लस 1, कहां से कहां तक? v1 से v2 तक। यहां तक क्लियर है? अब ध्यान से सुनिए मैं क्या कर रहा हूं। मैं इसमें से माइनस बाहर निकालता हूं। जैसे ही मैं इसमें से माइनस बाहर निकालूंगा तो माइनस गामा प्लस बन जाएगा और प्लस 1 माइनस बन जाएगा। तो बेसिकली ये बनेगा v रेस टू माइनस गामा माइनस 1 बन जाएगा। मैंने क्या कर दिया, ये जो था इसमें से ऊपर जो पावर में है, वॉल्यूम के पावर में है, उसमें से माइनस को बाहर निकाल लिया मैंने। इससे क्या फायदा होगा अभी आप समझ जाएंगे। डी अपॉन 1 माइनस गामा, ये अगर ऐसा होता है x रेस टू माइनस n तो ये होता है 1 अपॉन x रेस टू n, ऐसे ही होता है। तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा और ये क्या बनेगा? 1 अपॉन वी रेस टू गामा माइनस 1, v1 से v2। यहाँ तक क्लियर है? तो वो जो नेगेटिव पावर है वो नीचे आकर के रेसिप्रोकल होकर के उसका पावर बदल जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं लिमिट्स को पुट कर रहा हूँ। लिमिट्स को पुट करूंगा तो बताओ क्या होगा? ये हो जाएगा c अपॉन 1 माइनस गामा और ये क्या होगा? 1 अपॉन v2 रेस टू गामा माइनस 1 अपॉन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन v1 रेस टू गामा माइनस 1। यहां तक क्लियर है? अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये जो मेरा कांस्टेंट है उसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो c अपॉन ये हो जाएगा v2 रेस टू क्या होगा? गामा माइनस 1 माइनस c, इधर भी मल्टीप्लाई होगा और इधर भी मल्टीप्लाई होगा, तो c अपॉन v1 रेस टू गामा माइनस 1। समझ आया? तो थोड़ा सा ध्यान रखना, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अब ध्यान से सुनिए, जो आपको शुरुआत में मैंने कहा था कि c जो है वो इसके बराबर होगा क्योंकि ये कांस्टेंट था। अब जहां पर v2 है उसमें v2 वाले टर्म्स यूज कर लेंगे क्योंकि c तो दोनों के बराबर है, और जहां v1 है वहां v1 वाले यूज कर लेंगे। तो इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा, और c की जगह लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? p2 v2 रेस टू गामा डिवाइडेड बाय v2 रेस टू गामा माइनस 1, माइनस इसको क्या लिखेंगे? p1 v1 रेस टू गामा डिवाइडेड बाय v1 रेस टू गामा माइनस 1। समझ आया? इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद ध्यान से सुनना, ये आई होप समझ में आ गया होगा। इसको हटा देता हूं मैं। अब क्या करना है इसके बाद? ध्यान से सुनिए। Therefore, work done in adiabatic process is equals to 1 upon 1 minus gamma। मैं इसको सेपरेट आउट करता हूं तो ये क्या बनेगा? p2 v2 रेस टू गामा डिवाइडेड बाय ये होगा v2 रेस टू गामा इंटू v2 रेस टू माइनस 1 माइनस p1 v1 रेस टू गामा डिवाइडेड बाय v1 रेस टू गामा इंटू v रेस टू माइनस v1 रेस टू माइनस 1। क्लियर है? अगर आप गौर से देखेंगे तो v2 रेस टू गामा कैंसल, v1 रेस टू गामा कैंसल, तो क्या बचेगा? 1 अपॉन 1 माइनस गामा, और ये ऊपर जाएगा तो p2 v2 रेस टू 1
v2 हो जाएगा, मतलब v2 माइनस p1, और ये v1 ऊपर इधर जाएगा, नेगेटिव पावर ऊपर जाके पॉजिटिव, यानी v1 बन गया फॉर्मूला। देयरफॉर वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेसेस P2V2 माइनस P1V1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। बात समझे? इसको शॉर्ट में डेल्टा PV अपॉन 1 माइनस गामा भी लिखा जा सकता है, फिर NR डेल्टा T करके भी लिखा जा सकता है, विच इज इक्वल टू डेल्टा PV अपॉन 1 माइनस गामा, और डेल्टा PV किसके बराबर होगा? NR डेल्टा T के बराबर होगा, तो NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस गामा। ठीक है ना, क्लियर हो गया? तो वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। अब यहाँ तक भी निकाल देते हैं तो पूरा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है। बात समझ रही? तो काफी छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स है इसके अंदर, इस डेरिवेशन के अंदर, जो आपको समझने पड़ेंगे। एक एक चीज डिटेल में मैंने समझाई। कहाँ पर चालाकी वाला स्टेप लेना है वो ये है, कांस्टेंट को जब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो V2 जहां है वहां पर P2V2 रेज़ टू गामा लिखना है, और V1 जहां है डिनोमिनेटर में वहां पर न्यूमरेटर में क्या लिखना है? कांस्टेंट की जगह पर P1V1 रेज़ टू गामा। तो ये आपका स्मार्ट स्टेप है जो आपको यहाँ पर लगाना होता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये आपको मैंने समझाया कि ऐसे ऐसे आप लोग क्या करेंगे, इन डेरिवेशंस को करेंगे। डिटेल में समझाया है मैंने, हर एक स्टेप को बताया कि ये स्टेप क्यों लिया गया है। ठीक है ना, अब आप इनकी प्रैक्टिस करिए। कुछ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन को बताइए, और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएँ। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताने से रह गई, बच्चों अगर आप अपने महाराष्ट्र बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ओसवाल पब्लिशर्स आपके लिए लाया है सैम्पल पेपर्स की बुक और क्वेश्चन बैंक। तो सैम्पल पेपर्स की बुक या क्वेश्चन बैंक आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए। सैम्पल पेपर्स की जो बुक है उसमें सारी सब्जेक्ट्स के आपको 3 से 4 पेपर्स मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, जो बिल्कुल आपके बोर्ड के पैटर्न से सिंक्ड है ना। तो अगर आप उसकी तैयारी करते हैं, उसको प्रैक्टिस करके जाते हैं, तो हो सकता है मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके बोर्ड में वहीं से आ जाए। ठीक है ना, तो अगर आप उसकी तैयारी अपने बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप बुक को बाय करना चाहते हैं, उसका बाइंग लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, थैंक यू।